नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपको स्वागत है। आज हम लोग संगम युग के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। जो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग प्राचीन इतिहास का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, उसमें ये भाग 5 है। भाग 5 की रिवीजन सीरीज में हम लोग संगम युग का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि संगम युग के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि संगम युग के बारे में जानकारी देते हैं। पहला ग्रंथ आपका है इलंगो आदिगल का शिल्पाधिकारम। पहला ग्रंथ कौन सा है? इलंगो आदिगल का शिल्पाधिकारम। इलंगो आदिगल का शिल्पाधिकारम है। इलंगो आदिगल लेखक हैं और इनके ग्रंथ का नाम है शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम है। इनके ग्रंथ का नाम इलंगो आदिगल के शिल्पाधिकारम है। दूसरा जो है, पहला है आपका शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल का है ये। दूसरा आपका है शीतलई सत्तनार का मणिमेकलई। क्या है? मणिमेकलई। ये किसका है? शीतलई सत्तनार। क्या है? शीतलई सत्तनार के ग्रंथ का नाम मणिमेकलई है। शिल्पाधिकारम का इलंगो आदिगल है। ठीक है, इलंगो आदिगल। और जो तीसरा प्रमुख ग्रंथ है वो है तोलकापियर का, जिन्होंने दूसरे संगम की अध्यक्षता की थी। तोलकापियम है, तोलकापियम। य की जगह पियर का पियम, तोलकापियम। ये तोलकापियम जो है ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल व्याकरण ग्रंथ आपसे परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तो तमिल व्याकरण ग्रंथ का नाम है तोलकापियम, जो कि तोलकापियर का है। इसके अलावा जो महाकाव्य ग्रंथ हैं वो इसके पहले थे, जो आपको दिखाया हमने, शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई। तो इसी 3 ग्रंथों से हमको संगम के बारे में जानकारी मिलती है। तो संगम युग से क्या तात्पर्य है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले संगम को तमिलहम क्षेत्र कहा जाता था। तमिलहम क्षेत्र, जो तमिलहम क्षेत्र था उसको संगम कहा जाता था। और यहाँ जो संगम से तात्पर्य है तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल से है। यहाँ तमिल लिखा हुआ है, जो कि तमिल क्षेत्र के कवियों को दिखा रहा है। तो तमिल क्षेत्र के जो कवि थे उनका एक संघ अथवा जो सभा होता था उसको संगम कहा गया। और इसका जो आयोजन था पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तो याद रखिए कि तमिल कवियों का जो संघ या संगम हुआ था किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि जो दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ, दक्षिण में आर्य संस्कृति या सभ्यता का प्रसार हुआ, वो अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि के द्वारा किया गया। अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि के द्वारा किया गया। ये याद रखिएगा कि संगम साहित्य बताते हैं हमें कि दक्षिण में जो आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ वो अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि के द्वारा। और इस काल में संगम युग में मुरुगन की उपासना की जाती थी। मुरुगन ही सर्वाधिक प्रचलित देवता थे। संगम काल में मुरुगन प्रचलित देवता थे। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में मुरुगन की उपासना या मुरुगन के मंदिर दिखेंगे। इस समय 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। इसका क्रम दोस्तों चेर, चोल और पांड्य है। इसका जो क्रम है चेर है, फिर चोल है, तब पांड्य है। चेर, चोल और पांड्य है। ये परीक्षा में क्रम कई बार पूछा गया है। तो चेर, चोल, पांड्य है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संगम परिषदों के बारे में जान लेते हैं। जो संगम परिषदें हुई थी इनको संगम सभा भी कहते हैं। तो पहला संगम सभा मदुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त ने की थी। और ये जो तीनों संगम सभाएं हैं ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी। दोस्तों, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी।
तो पहला मदुरा में अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में। दूसरा जो संगम था वो कपाटपुरम में हुआ था, उसको अलैव भी कहा जाता है। कपाटपुरम का एक नाम अलैव भी है। तो कपाटपुरम में तोलक्कापियर की अध्यक्षता में, यही तोलक्कापियर हैं जिन्होंने तोलक्कापियम नामक व्याकरण, तमिल व्याकरण की रचना की है। और इसमें संगीत, समाज, दक्षिण भारत के अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यवसाय, राजा, प्रशासन, तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो अगस्त्य पहले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, द्वितीय की भी, लेकिन अगस्त्य ऋषि के साथ ही बाद में तोलक्कापियर को अध्यक्ष घोषित किया गया। तो परीक्षाओं में तोलक्कापियर ही सही आंसर होगा। और तृतीय जो संगम परिषद था उस उत्तरी मदुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो ये आप नाम जरूर याद रखिए, अगस्त्य ऋषि, उसके बाद तोलक्कापियम, फिर नक्कीरर। एटियन जो है यम मदुरा, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरा। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि मदुरई में, तोलक्कापियर कपाटपुरम में और नक्कीरर उत्तरी मदुरई में संगम सभा की अध्यक्षता की थी। ये यूपीपीसीएस की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम लोग चेर राजवंश के बारे में ले लेते हैं। तो चेर राज जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो था धनुष। चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। चोर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था धनुष था, ये याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, धनुष था। ये आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में बसा हुआ था। आधुनिक केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में था। उदायनजेरल इसका प्रथम शासक था। उदायनजेरल 130 ईस्वी में इसका प्रथम शासक था, प्रथम चेर शासक था। और इसकी जो उदायनजेरल था इसने प्रतीक चिन्ह के रूप में धनुष को प्रचलित करवाया था। और इसके बाद नेदुनजेरल आदन आता है। उदायनजेरल के बाद दूसरा शासक आता है नेदुनजेरल आदन, और इसने मरंदई को अपनी राजधानी बनाई और इमयवरंबन की उपाधि धारण की। दोस्तों, इमयवरंबन की उपाधि नेदुनजेरल आदन ने धारण की थी। सेनगुट्टवन लाल चेर के नाम से जाना जाता था। ये नेक्स्ट चेर शासक था जो लाल चेर के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि लाल चेर के नाम से जाना जाता है सेनगुट्टवन को, उदायनजेरल को, नेदुनजेरल आदन को, इनमें से कोई नहीं, तो सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। और वांजी या करुयूर में चेरों की राजधानी थी। तो चेरों की राजधानी दो जगह थी, मरंदई में और वांजी करुईर में। प्रारंभ में राजधानी मरंदई में थी, आगे चल के यहाँ वांजी करुईर में राजधानी हो गई थी। नेक्स्ट है चोल राजवंश। दोस्तों नेक्स्ट है चोल राजवंश। तो चोल राजवंश प्राचीनतम संगमकालीन राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी पुहार अथवा कावेरीपत्तनम थी। तो चोल राज्य था, इसका जो प्रतीक चिन्ह था बाघ था, जो इसका राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। राजकीय चिन्ह बाघ था चोलों का। ठीक है, बाघ था और इसकी जो राजधानी थी पुहार अथवा कावेरीपत्तनम में थी। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ। करिकाल इसका प्रारंभिक शासक था। करिकाल प्रारंभिक चोल शासक था। तो इसके बारे में इतनी संक्षिप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांड्य राजवंश के बारे में। तो पांड्य राजवंश के बारे में देख लेते हैं। पांड्य राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली थी। पांड्य राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो मछली थी। ठीक है, पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मदुरै इसकी राजधानी थी और जो सभाएं हुई थी तीनों और पांड्य के संरक्षण में ही हुई थी। मछली इनकी जो है प्रतीक चिन्ह थी। पांड्य वंश का जो ऐतिहासिक शासक था पलसालई मुडुकुडुमी था। लेकिन दोस्तों इसका जो महानतम शासक था नेंडुजेलियन, ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेंडुजेलियन इसका महान शासक था। इसने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में
अपना दूत भेजा था। रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत किसने भेजा था? तो नेंडूजेलियन ने। ठीक है, तो ये हमने संक्षिप्त चर्चा की आपसे चोल चेर पांड्य के बारे में। इसी में हम लोग चोल साम्राज्य की भी जानकारी ले लेते हैं, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन कर रहे थे। 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया, उसको भी यहीं हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। यहाँ से प्रश्न यूपी पीसीएस के परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि नरकेसरी किसकी उपाधि थी। नरकेसरी विजयालय की उपाधि थी और यही विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक भी था। तंजौर या तंजावुर इसकी राजधानी थी। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और इसके साथ मालदीव पर भी अधिकार किया था। वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी इलाके पर अधिकार किया था? तो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार किया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर, तो राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदीश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये तंजौर में है और शिव मंदिर है, ये शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान, राजेंद्र जो चोल थे, राजेंद्र चोल के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र प्रथम, तो इन्होंने बंगाल अभियान किया था और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र चोल प्रतापी शासक थे, बंगाल अभियान किया, पाल शासक महिपाल को पराजित कर दिया और उसी उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र चोल ने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान किया था और इसीलिए बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। चोलों की झील, क्योंकि यहाँ से नौसेना गुजरती थी, नौसेना का बेड़ा होता था, इसीलिए इसको चोलों की झील कहा जाता था। वह चोल शासक कौन सा था जो जन विद्रोह में मारा गया था? तो जन विद्रोह में मारा जाने वाला शासक अधिराजेंद्र था। अधिराजेंद्र चोल शासक था जो जन विद्रोह में मारा गया था। रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। रामानुज जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। रामानुज ने किसकी स्थापना की थी? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी और ये कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक थे, इनके समकालीन रामानुज थे और कुलोत्तुंग प्रथम ने सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, अर्थात भूमि की पैमाइश करवाई थी और उसी के आधार पे भूमि कर लागू किया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम वो प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। नेक्स्ट है आपका चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, अंतिम शासक था। एक और प्रसिद्ध फैक्ट है, उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक से संबंधित है? परांतक प्रथम। उत्तर मेरूर अभिलेख दोस्तों परांतक प्रथम से संबंधित है और इसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से। और ये एक प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? तो चोलों के शासन की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चोलकालीन नटराज प्रतिमा भी चोलों ने बनवाई थी। नटराज की प्रतिमा चोलों ने बनवाई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस तरह से यहाँ पे हमने आपसे संगम युग के बारे में चर्चा किया और संगम युग के तहत हम लोगों ने यहाँ पे चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और लगे हाथ हम लोगों ने चोल साम्राज्य जो 9th से 12th सेंचुरी के बीच में था उसकी भी चर्चा की। ये सारे फैक्ट आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, साथ ही आप यूपी पीसीएस का प्री दे रहे हैं
उसमें भी इससे फैक्ट आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नई वीडियो समय से मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।